हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं FFE कॉग्निजेंट आउटरीच स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप जान पाओगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं। और बहुत सारे की पॉइंट्स रहते हैं, की फैक्टर्स होते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ओके, तो प्रोग्राम का नाम जैसे मैंने बता ही दिया है, कॉग्निजेंट इसको ये कर रहा है, बैक कर रहा है, FFE कॉग्निजेंट आउटरीच स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो या पढ़ लेना, बिकॉज पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है कभी कभी। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू इनेबल कंटिन्यूटी इन एजुकेशन लीडिंग टू 100% प्लेसमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी। ये प्रोग्राम क्यों बनाया गया है? इसका एक मेजर जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई आपको जो एजुकेशन में जो कंटिन्यूटी, अगर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से अगर रुक रही है तो उसको ये कंटिन्यू रखने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, और आपके वो मतलब उनका ये रहेगा कि एजुकेशन के थ्रू आपको 100% प्लेसमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी मिल सके। ठीक है, ऐसा उनका उद्देश्य है। बाकी उद्देश्य सभी के सक्सेस नहीं होते, बट किसी किसी के हो जाते हैं। जैसे बट्टी फ्री स्टडी के बहुत सारे प्रोग्राम्स से बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी सुधर रही है। ठीक है, देखते हैं आगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेजर इशूज ऑफ एवरी स्कॉलरशिप, एप्लीकेंट्स टू द FFE कॉग्निजेंट आउटरीच स्कॉलरशिप प्रोग्राम मस्ट बी इंडियन सिटीजन क्वालिफाई द बिलो एलिजिबिलिटी। यहाँ पे पहले बता दिया, इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकता है, नेपाल, भूटान ये नहीं कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ क्लिक ऑन ईच टैब। ओके, ये हमें देखना है। तो स्टूडेंट परसुइंग BTech इंटीग्रेटेड MTech कोर्सेज, MBBS एंड लॉ कोर्सेज। तो भाई इसी कोर्सेज को के स्टूडेंट्स को मिल सकती है स्कॉलरशिप, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। BTech इंटीग्रेटेड MTech वाले कोर्सेज, ठीक है, और MBBS या लो। तो ये तो पक्का हो गया कौन कौन से भर सकते हैं। ओनली फर्स्ट ईयर एप्लीकेंट बिगिनिंग देयर कोर्सेज आर एलिजिबल। जो भी बच्चा फर्स्ट ईयर में अभी इनरोल हुआ है, एडमिशन लिया है, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट शुड हैव पास देयर 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लाइक HSS, प्री यूनिवर्सिटी, इंटरमीडिएट, CBSE, ISC इक्विवेलेंट, बॉर्डर जो भी हो। However, students who have passed their qualification examination in 2025 will be preferred over those who have। जो बच्चे 2023 में जिन्होंने 12 पास आउट किए, 24 में किए, 25 में किए, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेबल कौन है? सिर्फ 2025 वाले। ठीक है, तो मतलब क्या रहता है कि आप ये जो कोर्सेस है इनको करने के लिए आप कुछ प्रिपरेशन करते हो, ड्रॉप लेते हो, इसलिए उन्होंने 2023 के पास आउट को भी एलिजिबल बोला है, 2024 के भी एलिजिबल है। ठीक है, हाँ, थोस हु हैव टेकन ब्रेक फॉर प्रिपरेशन एंड बेटर परफॉर्मेंस कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो एलिजिबल है। बाकी आगे वो देख लेते क्या क्या है। जैसे एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्रीज कोर्सेज इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड ऑन मेरिट रैंक अवार्डेड एट स्टेट और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स। और थ्रू ये स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं। ठीक है, मेन उद्देश्य उनका वही है, ऑब्जेक्टिव की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही सिलेक्शन है, मेरिट बेस। तो डिप्लोमा स्टूडेंट एडमिटेड टू BTech कोर्सेज और लेटरल बेसिस आर नॉट एलिजिबल। हाँ, जो बच्चे डिप्लोमा कर लेते हैं उसके बाद BTech में इनरोल कर लेते हैं लेटरल कोर्स के हिसाब से, तो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आगे वो देख लेते हैं इसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सही से इनका। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कोर्स, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी रैंक फॉर एंट्रेंस टू प्रोफेशनल कोर्सेज इन 24-25। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी BTech। ओके, तो इसके लिए फॉर ज्वाइनिंग IIT NIT स्टेट हरियाणा जैसे भी नो कैटेगरी 90,000 के नीचे ही होनी चाहिए उनकी रैंक अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद IITs के लिए जो ज्वाइनिंग JEE एडवांस उसकी 20,000 रैंक के नीचे होनी चाहिए। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इधर के बच्चों के लिए 6,000 से नीचे की रैंक होनी चाहिए। ये BTech के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ये 3,000 होनी चाहिए इन स्टेट के लिए। बाकी इन स्टेट के लिए 1,000 के नीचे रैंक होनी चाहिए, और इस स्टेट के लिए 500 के नीचे रैंक होनी चाहिए। ओके, बाकी आप पढ़ लेना, मैं इतना पढ़ूंगा नहीं। कोर्स कैटेगरी एंड स्टेट्स,
तो मेडिसिन जो MBBS का कोर्स है उसके लिए एप्लीकेंट एडमिटेड बेस्ड ऑन नीट 40,000 के नीचे का उनका एलिजिबिलिटी रैंक है। ओके, और ऑल इंडिया जनरल कॉमन मेरिट रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं बोला गया है, कॉमन मेरिट रैंक सेंट्रल की जो रहती है वो रैंक के हिसाब से 40,000 के नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, अब कोर्स कैटेगरी इन स्टेट के हिसाब से जो मतलब BBM LLB BCom LLB BA LLB और BLS LLB है, उसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जैसे क्लेट हो गया, NLU, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, तो MSCET लॉ महाराष्ट्र, तो उसमें 3,000 से नीचे की रैंक होनी चाहिए। कैलकटा यूनिवर्सिटी के लिए 1,000 के नीचे, AP लॉ सेट के लिए 800, TS लॉ सेट के लिए 500 से नीचे। ठीक है, AMU लॉ अलीगढ़ 200 से नीचे, रूलेट 150 से नीचे। स्टूडेंट आर लिमिटेड टू लाइट द एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम देयर रिसाइंडेड एग्जाम स्टेट्स। ठीक है, तो ये है मैं इस एलिजिबिलिटी रैंक। अगर इस रैंक के नीचे आपकी रैंक है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। 6 मिनट हो गए सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते बताते। ठीक है, तो अभी देखते हो नेक्स्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्लास 12 की ग्रेड मार्कशीट, ग्रेड शीट या मार्कशीट होनी चाहिए। एंड द रैंक सर्टिफिकेट स्टेटिंग द रैंक स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन एंट्रेंस एग्जाम। एक स्कोर कार्ड होता है रैंक का, जैसे JEE का मिलता है, JEE एडवांस का मिलता है, वैसे ही आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। द काउंसलिंग लेटर इशूड टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग द सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है, सिर्फ काउंसलिंग चल रही है, तो वो वाली आपको शीट चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकॉर्ड फॉर अकेडमिक ईयर। आपका जो फी स्ट्रक्चर होता है जैसे IIT के लिए होता है, GCP इसके लिए होता है, वो वाला फी स्ट्रक्चर। फिर एप्लीकेंट शुड अपलोड हीज E-आधार इन एप्लीकेशन फॉर KYC वेरिफिकेशन। E-आधार ओके, मतलब OTP के थ्रू हो जाता है वो। डिफरेंटली एबल स्टूडेंट शुड सबमिट देयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ओके, इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेंट फॉर स्कॉलरशिप मस्ट भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, फी स्ट्रक्चर बोला ये ऊपर। पेरेंट डिक्लेरेशन डुली साइंड इन विच की स्कॉलरशिप रिसीव विच इन्फॉर्म द पेरेंट अबाउट द स्कॉलरशिप रिसीव बाय देयर अवार्ड्स। ओके, और फिर स्टूडेंट बैंक पासबुक, क्योंकि अकाउंट में पैसा भी तो चाहिए। ओके, ये हो गया। क्या था ये? मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अभी फाइनेंशियल क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। फाइनेंशियल क्राइटेरिया शायद सिंपल होगा। एप्लीकेंट ग्रॉस फैमिली इनकम एजुकेशनल 3 LPA के नीचे होनी चाहिए भाई। मैं मेन मुद्दा बोल देता हूँ। ग्रॉस इनकम रेफर्स टू द फैमिली लाइक इनकम बिफोर डिडक्शन ऑफ फॉर टैक्सेस। ओके, तो आप पढ़ लेना, बाकी मुझे पढ़ते नहीं आता है। नेक्स्ट, अवार्ड इंफॉर्मेशन। अवार्ड इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? तो इफ सेलेक्टेड एज रिसिपेंट द स्टूडेंट विल रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप अंटिल ग्रेजुएशन। अवार्ड आर रिन्यूएबल ईच ईयर अंटिल अ बैचलर डिग्री इज अर्न्ड। भाई ये रिन्यूअल बेस्ड स्कॉलरशिप है, इसमें आपका रिन्यूअल होगा और हर एक साल आपको कॉग्निजेंट के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इन द फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, सिलेक्शन की बात करें तो स्कॉलरशिप रिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल नीड। ब्राइट एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स विद फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट बैकग्राउंड हु परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल एट स्टेट एंड नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। सिंपल है, वही सब कुछ है और कुछ नहीं। ठीक है, तो भाई द FFP कॉग्निजेंट आउटरीच स्कॉलरशिप प्रोग्राम मेन फोकस इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। ठीक है, असिस्टेंट्स एक्सटेंड बियॉन्ड फाइनेंशियल इंक्लूडिंग ट्रेनिंग मेंटरशिप एंड असिस्टेंट फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट, ये भी उनको दिया जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ आप पढ़ लेना। फिर नोटिफिकेशन पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, तो एप्लीकेंट विल नोटिफाइड लेटेस्ट 31 मार्च 2026 से पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ऑल एप्लीकेशन विल प्रेजेंटिंग फॉर स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन विल बी मेड फर्स्ट ऑफ बेसिस, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। तो भाइयों जितने जल्दी हो सके अप्लाई करो। ओके, इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अप्लाई करो अच्छे से, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप पेमेंट बिहाफ ऑफ कॉग्निजेंट 31 है मेड ऑन वन स्टेटमेंट बिफोर 31 मार्च के पहले आपको एक पेमेंट मिल जाएगी। कॉग्निजेंट एंड फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस
कंडीशन प्रोसीजर। ओके, आगे पढ़ लेना भाई। तो ये सब कुछ था इस स्कॉलरशिप के बारे में। मेरिट रैंक मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये उनका यूएस के ऑफिस का नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लो। ये इंडिया का ऑफिस है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लो। या कोई इंक्वायरीज़ है तो ये वाली स्कॉलरशिप क्वेरीज़ की इंक्वायरीज़ के लिए ये वाली ईमेल है, इस पर आप ईमेल कर दो। ओके, इनके बाकी है सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, उनको भी आप रीच आउट कर सकते हो। बाकी पोर्टल का नाम फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस है, आप गूगल सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, आप इस पर आईडी बनाइए, अप्लाई कीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।